जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे बीजेपी को हराने की बड़ी तैयारी। 23 जून को पटना में राहुल गांधी का होगा मेगा रोड शो। तो वहीं कपिल सिब्बल ने 2024 में सीट बंटवारे का दे दिया बड़ा फार्मूला। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जिससे ट्रेन नहीं चलती वो देश को क्या चलाएगा। तो उधर संजय राउत ने भी मोदी साहब पर बोला जबरदस्त हमला। बोले हमारी सरकार आने दो, अगले ही दिन मोदी साहब हमारी पार्टी में आ जाएंगे। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले मन की बात में होनी चाहिए मणिपुर की बात। तो उधर आपातकाल की बात करा कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे पीएम मोदी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी दलों की पटना में 23 जून को होने वाली बैठक को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में विपक्षी दलों के प्रतिनिधि और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस संबंध में रविवार को बिहार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पटना में राहुल गांधी का एक जबरदस्त रोड शो भी होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पटना पहुंचने पर ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। राहुल गांधी पटना एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि विपक्षी दलों की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर संभावित है। आपको बता दें कि फिलहाल 23 जून को पटना में विपक्षी दलों का जमावड़ा लगने जा रहा है। यह जमावड़ा 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए हो रहा है। आपको बता दें कि इस संबंध में अब जानकारी आई है कि 23 जून को राहुल गांधी पटना में जबरदस्त रोड शो करेंगे। अगली बड़ी खबर, कपिल सिब्बल ने दे दिया 2024 में सीट बंटवारे का बड़ा फार्मूला। बोले यदि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े तो आ सकती है यूपीए सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि 2024 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार के आने की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बशर्ते विपक्षी दलों के पास समान मकसद की भावना को दर्शाने वाला एक एजेंडा होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि सभी दल लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए उम्मीदवारों को खड़ा करते समय बहुत कुछ देने और पाने के लिए तैयार रहें। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम के बजाय विपक्षी दलों को भारत के लिए नई सोच पर बात करनी चाहिए। कपिल सिब्बल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसकी मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी गठबंधन बनाने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। कपिल सिब्बल ने समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा से कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत इस बात का उदाहरण है कि बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव अलग आधारों पर लड़ा जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने इस बात पर भी जोर दिया कि 2024 की चुनावी लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि उस विचारधारा के खिलाफ है जिसे वो बनाए रखना चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि 2024 में यूपीए 3 सफल हो सकता है बशर्ते विपक्षी दलों के पास समान मकसद हो, इसे प्रतिबिंबित करने वाला एक एजेंडा हो और वे इस सोच के साथ आगे बढ़ें कि बहुत कुछ देने और बहुत कुछ पाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में टिकट वितरण के समय लेने देने की जरूरत है जहां 2 या फिर अधिक राजनीतिक दलों के उम्मीदवार एक ही सीट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। मुझे लगता है कि इन 3 चीजों पर यदि सहमति बन गई तो फिर 2024 में यूपीए सरकार का आना तय हो जाएगा। अगली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जिसे ट्रेन चलानी नहीं आती वो देश को क्या चलाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में चरमराती रेल व्यवस्था पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर भारतीय रेल के वर्तमान हालात पर कहा कि देश की अच्छी खासी चलती हुई रेलवे का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आज एसी कोच का भी अगर आप रिजर्वेशन लेंगे तो आपको बैठने या सोने के लिए सीट नहीं मिलेगी। एसी और स्लीपर कोच जनरल से ज्यादा बदतर हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार को रेल चलाना नहीं आती है, इन्हें समझ नहीं है, देश में अनपढ़ सरकार है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, रेलवे भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिससे ट्रेन नहीं चलती वो देश को क्या चलाएगा।
अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने मोदी और शाह पर बोला जबरदस्त हमला। बोले हमारी सरकार आने दो, अगले ही दिन मोदी और शाह हमारी पार्टी में आ जाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने तमाम मुद्दों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिंदे की सेना क्यों कहती है कि मुंबई पर कब्जा हो जाएगा, मुंबई तुम्हारे बाप का है क्या? हिम्मत है तो चुनाव में उतरो, पाकिस्तान में 3-3 आ चलते हैं, यानी अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, और भारत में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सभी लोग बीजेपी में झूठे हैं। संजय राउत ने दावा करते हुए कहा कि सरकार हमारी आने दो, अगले ही दिन मोदी, शाह और फडणवीस हमारी पार्टी में प्रवेश करेंगे, लेकिन उन्हें पार्टी में लेना है या नहीं लेना है इसका फैसला उद्धव ठाकरे लेंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह का नाम लेते हुए संजय राउत ने कहा कि केंद्र के कई नेता अक्सर मुंबई आते हैं, इन लोगों को लगता है कि मुंबई पर कब्जा हो जाएगा। हमारी लड़ाई महाराष्ट्र के गद्दार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को बर्खास्त कर दिया है, कोर्ट केवल मौत की सजा देती है। उन्होंने कहा लेकिन फांसी देने के लिए जल्लाद की जरूरत होती है। अब अगले 50 दिनों में सरकार को श्रद्धांजलि देने का काम किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मन की बात में होनी चाहिए थी मणिपुर की बात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके पीएम मोदी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आपके मन की बात में सबसे पहले मणिपुर की बात शामिल होनी चाहिए थी, बाकी सब व्यर्थ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए ट्वीट में कहा कि सीमावर्ती राज्य मणिपुर में स्थिति अनिश्चित और अत्यधिक परेशान करने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा को लेकर आपने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने दूसरा सवाल किया कि पीएम मोदी जी, आपने एक भी बैठक की अध्यक्षता नहीं की है और आप अभी तक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से भी नहीं मिले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आपकी सरकार मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानती है, ये अस्वीकार्य है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि आपकी सरकार जरूरी कार्यों पर ध्यान नहीं दे रही, जबकि मणिपुर जल रहा है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर भड़के उद्धव ठाकरे। बोले हम नामर्दों की औलाद नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक जनसभा के दौरान मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने इस दौरान शिंदे गुट पर भी निशाना साधा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप सभी के उत्साह को देखकर मुझे बहुत खुशी मिली है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पद है ना चिन्ह है, फिर भी आप सब मेरे साथ हैं। जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो, कितने भी अफजल खान आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे उनसे बस यही कहना है कि हम नामर्दों की औलाद नहीं हैं। तुम्हें ईडी सीबीआई की ताकत दिखानी है तो मणिपुर में जाकर दिखाओ। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, अरे आप मणिपुर जाकर दिखाओ। उन्होंने कहा कि अमेरिका जा सकते हैं लेकिन वो मणिपुर नहीं जाएंगे। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान में ठोकी ताला। बोले हर दिन एक नया झुंझुना दे रहे अशोक गहलोत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राजस्थान के श्री गंगानगर में आम आदमी पार्टी की रैली को संबोधित किया। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब वो राजस्थान आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि पूरे श्री गंगानगर और स्टेडियम के चारों तरफ अशोक गहलोत साहब ने अपने बैनर लगा रखे हैं। अगर वो 5 साल काम कर लेते तो उन्हें ऐसी हरकत नहीं करनी पड़ती। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उनकी रैली खराब करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यहां पर आ गए थे और कुर्सियां फेंक रहे थे, ये डरपोक की हरकत है। अशोक गहलोत साहब ने 5 साल काम नहीं किया, इसीलिए आज उन्हें रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। अशोक गहलोत साहब आजकल हर दिन एक नया झुंझुना दे रहे हैं। मैं एक छोटा आदमी हूं और भगवंत मान एक मास्टर के बेटे हैं। हमें राजनीति करके दूसरों की रैलियां खराब करना नहीं आती, हमारा केवल काम बोलता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी पंजाब सरकार के 1 साल के काम की चर्चा अभी से चारों तरफ होने लगी है। आज हम नए राजस्थान का सपना लेकर आए हैं। 50 साल कांग्रेस ने यहां पर राज किया, बीजेपी ने 18 साल राज किया, दोनों ने मिलकर राज्य को चूस लिया। 8 करोड़ राजस्थान वालों के साथ हम मिलकर एक नया राजस्थान बनाएंगे। आज तक किसी ने नहीं कहा होगा कि आप हमें वोट दो तो हम आपको अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे, लेकिन आज मैं यहां पर आपसे कहने आया हूं कि आप हमें वोट दो, हम स्कूल बनाएंगे और आपके बच्चों को डॉक्टर और
इंजीनियर बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान को केवल भ्रष्टाचार दिया है। लोग पैसे देते हैं तो सरकारी नौकरी मिलती है, लेकिन पंजाब में 30,000 हमने नौकरियां दी हैं, किसी से एक पैसा नहीं लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं। यहां जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तब अशोक गहलोत भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। आज बेचारा सचिन पायलट रो रो कर मर गया कि गिरफ्तार करो। अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, मेरी बहन लगती है। अगर भाई बहन की राजनीति करानी है तो इन्हें वोट देना। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दिल्ली की देखा देखी इन्होंने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, लेकिन बिजली आती ही नहीं है। दिल्ली और पंजाब में बिजली आती है, चुनाव की वजह से यहां पर बिजली फ्री की गई है। चुनाव खत्म हो जाएगा तो कह देंगे कि पैसा नहीं है और ये योजना खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दो, बिजली 300 यूनिट फ्री मिलेगी। हम सब मिलकर राजस्थान को एक संपन्न राज्य बना देंगे। अगली बड़ी खबर, नेहरू लाइब्रेरी के नाम बदलने पर जमकर भड़के तेजस्वी यादव। बोले आरएसएस का अपना एक एजेंडा है जिसे ये संविधान की जगह लागू करना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी के नाम बदलने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि बीजेपी के लोग तो इतिहास ही बदलना चाहते हैं। हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, इसमें नया क्या है। इन लोगों का काम से कोई मतलब नहीं है। आरएसएस का अपना एक एजेंडा है जिसे वो संविधान की जगह लागू करना चाहते हैं। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं, मतभेद पैदा करना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करना चाहते हैं। डायवर्सिटी इस देश की खूबसूरती है और इसको भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वाले केवल राजा की तरह राज करते हैं, नाम बदलने से क्या हो जाएगा, इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि कई योजनाओं का इन्होंने नाम बदल दिया और राज्यों पर इतना भार डाल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले इतिहास को ही बदलना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए युवाओं के साथ किया गया अन्याय। पीएसयू में 2 लाख नौकरियां कर दी खत्म। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर एक बार फिर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने रविवार को दावा किया कि सरकार अपने कुछ पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए लाखों युवाओं की उम्मीदें कुचल रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू में 2 लाख से अधिक नौकरियों को खत्म कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएसयू भारत का गौरव और रोजगार के लिए हर युवा का सपना हुआ करता था, लेकिन आज वे सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा करने वालों ने नौकरियां बढ़ाने की जगह 2 लाख से अधिक नौकरियां खत्म कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इन संस्थानों में संविदा पर भर्तियां लगभग 2 कर दी गई हैं। क्या संविदा कर्मचारी बढ़ाना आरक्षण का संवैधानिक अधिकार छीनने का तरीका है? क्या ये आखिरकार इन कंपनियों के निजीकरण की साजिश है? राहुल गांधी ने कहा कि उद्योगपतियों का ऋण माफ और पीएसयू से सरकारी नौकरियां साफ, ये कैसा अमृतकाल है। उन्होंने सवाल किया कि अगर ये वाकई में अमृतकाल है तो नौकरियां इस तरीके से गायब क्यों हो रही हैं। उन्होंने कहा कि देश इस सरकार के शासन में रिकॉर्ड बेरोजगारी से जूझ रहा है, क्योंकि लाखों युवाओं की उम्मीदों को कुछ पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए कुचला जा रहा है। अगली बड़ी खबर, मणिपुर में हिंसा से परेशान हो गए लोग। महिलाओं ने सभाला मोर्चा एकजुट होकर शांति के लिए मशाल लेकर सड़कों पर उतरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में लगातार हिंसा भड़कती जा रही है, इससे आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। राज्य में शांति लाने के लिए महिलाओं ने मोर्चा सभा लिया है। राज्य में हो रही हिंसा की निंदा करने के लिए कई जिलों में सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतर आई। इम्फाल के पूर्व पश्चिम थौबल और काकचिंग जिलों में शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक सड़कों पर महिलाएं इकट्ठी हुई और रैली निकाली। इस दौरान महिलाओं के हाथ में आग की मशालें दिखी। आपको बता दें कि महिलाओं ने पत्रकारों से कहा कि हम सब सरकार और केंद्र सरकार से बहुत निराश हैं। वे हिंसा को रोकने और सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे हैं। सड़कों पर उतरी महिलाओं ने म्यांमार से अवैध अप्रवासी की घुसपैठ का भी विरोध किया। महिलाओं ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी को लागू करने की मांग को लेकर जबरदस्त नारेबाजी की। अगली बड़ी खबर, क्या नाबालिग पहलवान ने किसी के दबाव में आकर बदला अपना बयान। साक्षी मलिक के दावों पर नाबालिग पहलवान के पिता ने कर दिया बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवानों ने कई दिनों से झंडा बुलंद किया हुआ है। बीते दिनों नाबालिग पहलवान के पिता ने अपने बयान से पलटते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे अपने आरोप वापस लेने का दावा किया। नाबालिग के पिता का कहना था कि उनकी बेटी ने गुस्से में आकर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे। नाबालिग के पिता से जब यह सवाल किया गया कि क्या उन्होंने किसी के दबाव में आकर अपने बयान को बदला है, इस पर उन्होंने कहा
कि ऐसा करने के लिए उन्हें किसी ने भी मजबूर नहीं किया है। उधर पहलवान साक्षी मलिक ने आरोप लगाया कि नाबालिग को अपना बयान बदलने के लिए परिवार को धमकियां मिली थीं। साक्षी मलिक के इस दावे का विरोध करते हुए नाबालिग पहलवान के पिता ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि उनके परिवार को किसी ने धमकी नहीं दी है। नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा कि हमें जो करना चाहिए था हमने कर दिया है। हमारे परिवार को धमकियों के ऐसे दावों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार को कोई भी धमकी नहीं दी गई और हमने स्वेच्छा से अपना बयान बदला है। अगली बड़ी खबर, बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक पर बोला जबरदस्त हमला, बोली आप कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बन चुकी हो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने एक वीडियो शेयर करा। बीजेपी नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा को लेकर बड़ा दावा किया। इनकी तरफ से दोनों बीजेपी नेताओं पर पहलवानों को धरने के लिए मोटिवेट करने और धरने के लिए परमिशन दिलाने के आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर अब बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक को करारा जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बहन हो सकता है कि आप बादाम के आटे की रोटी खाती हो, लेकिन गेहूं की तो मैं और देश की जनता भी खाती है, हम सब समझते हैं। बबीता फोगाट ने ट्वीट में लिखा कि एक कहावत है कि जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए, बात ऐसी ना कहो दोस्त कि कह के फिर छुपानी पड़ जाए। मुझे कल बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन और उनके पतिदेव का वीडियो देख रही थी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि जो अनुमति का कागज मेरी छोटी बहन दिखा रही थी उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई भी प्रमाण नहीं है और ना ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई भी लेना देना है। बबीता फोगाट ने आगे कहा कि मैं पहले दिन से कहती आ रही हूं कि माननीय प्रधानमंत्री पर एवं देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखिए, सत्य अवश्य सामने आएगा। एक महिला खिलाड़ी होने के नाते मैं सदैव देश के सभी खिलाड़ियों के साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगी। आपको बता दें कि बबीता फोगाट ने कहा कि बहन हो सकता है आप बादाम के आटे की रोटी खाती हो, लेकिन गेहूं की तो मैं और देश की जनता भी खाती है। ये सब समझते हैं, देश की जनता अब समझ चुकी है कि आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी हो। अब समय आ गया है कि आपको आपकी वास्तविक मंशा अब बता देनी चाहिए, क्योंकि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है। अगली बड़ी खबर, गुरदासपुर में जमकर गरजे गृह मंत्री अमित शाह, केजरीवाल और भगवंत मान पर बोला जमकर हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जमकर हमला बोला। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के गुरदासपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवंत मान के पास अरविंद केजरीवाल के लिए समय है, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए वक्त नहीं है। भगवंत मान का एक ही काम है कि अरविंद केजरीवाल को देश घुमाना है। कभी कभी मैं ये समझ नहीं पाता कि भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं या फिर पायलट हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि पंजाब के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भगवंत मान का पूरा समय दौरों में जाता है, जिस कारण से पंजाब की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, किसानों की तकलीफें बढ़ रही हैं, मगर मुख्यमंत्री साहब के पास इसके लिए कोई समय नहीं है। आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई और पार्टी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को 1000 रुपए देने वाली थी, उस वादे का क्या हुआ? अब तक महिलाएं राह देख रही हैं, उन्हें 1000 रुपए मिलना तो दूर 1000 पैसे भी नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पंजाब में विज्ञापन देती है वो समझ में आता है, लेकिन पंजाब के विज्ञापन केरल, बंगाल व गुजरात में आते हैं, जिससे पंजाब की जनता की तिजोरी खाली हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनता इसका हिसाब जरूर लेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ऐसी ही ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।